हेलो एवरीवन। हेलो, मैं हूं भोजराम शाह और स्वागत करता हूं आप सभी का यूजीसी नेट आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 18 नवंबर से जो है रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सारी चीज़ें अभी पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी पीवाईक्यूज करते करते समझेंगे और इसी तरीके से हम जो है एग्जाम तक अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हम जो है कॉन्फिडेंटली अपना अटेम्प्ट दे पाएं और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के तहत जो है हम इस जीआरएफ की जर्नी को जरूर सक्सेस कर सकें। ठीक है दोस्तों। सो आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और आंसर्स की भी मैं आप सभी को बताता चलूंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यहाँ पे द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 was announced on which date। ये कौन से डेट में आया था? कोई बता सकता है? थोड़ा सा सोच के बताइए। ये जो है दोस्तों आपका, ये आपका 1 अप्रैल 2015 को आया था। ठीक है दोस्तों। और अभी एक नई पॉलिसी आई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल ये बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन अनाउंस करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ये कब अनाउंस किया गया था? मार्च 2023 को अनाउंस किया गया था। और ये कब से इफेक्ट में आने वाला है? अप्रैल 1 2023 से जो है इफेक्ट इन इफेक्ट दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 1 2023। इट सेट्स इट सेट्स यहाँ पे देखिए बोला है 2 ट्रिलियन टारगेट्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। देखिए दोस्तों, ये जो है आ, 2 ट्रिलियन डॉलर्स की टारगेट रखता है। कब तक? 2030 तक जो है हमें गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स को जो है टू टू ट्रिलियन डॉलर तक बूस्ट करना है। विथ ए शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव टू रेमिशन एंड एंटाइटलमेंट्स बेस्ड रीजन। देखिए यहाँ पे रेमिशन में कुछ इंसेंटिव्स के बारे में भी बात कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए 4 पिलर्स दिए हैं। 4 पिलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिलर क्या है? एन इंसेंटिव टू रेमिशन। एंड इंसेंटिव टू रेमिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी ताकि जो है हमारी जो है फॉरेन ट्रेड जो है बूस्ट हो सके। हमारी जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है अच्छे से चल पाए, इसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों। सेकंड पिलर क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा थ्रू हाउ? थ्रू कोलाबोरेटिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है। सो इंटरनेशनल मार्केट में कोलाबोरेशन के तहत दूसरे कंट्रीज के साथ कोलाबोरेट करके एक्सपोर्ट को किया जाएगा। ठीक है। थर्ड पिलर क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंसेंटिव्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला है यहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ पे एंड ई इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे ई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। हमारे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट को जो है जितना से जितना कम हो सके उस पे काम किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमारी जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट को जो है कम कर दिया जाएगा, जिसमें कि हम टैरिफ्स, कोटा, ये जो जो चीज़ें हम रेस्ट्रिक्शन के तौर पे लगाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसको कम कर दिया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इमर्जिंग एरियाज, ई कॉमर्स एंड कॉमेट्स पॉलिसीज। कॉमेट क्या है दोस्तों? यहाँ पे कॉमेट के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करना। कॉमेट का मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये एक स्कीम है दोस्तों, एक पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट की गई है किस लिए? ई कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है।
आप इसको सर्च करके मुझे कमेंट में जो है कमेंट करके बताइएगा कि कॉमेट क्या है और कॉमेट पॉलिसी किस लिए है। ठीक है दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप भी जाके खुद से अपने से भी कुछ चीजें पढ़ो। ठीक है, सो ये 4 पिलर जो हैं इनको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इस बार के दिसंबर वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 ट्रिलियन टारगेट्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की है। यहाँ पे 1 ट्रिलियन जो है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड 1 ट्रिलियन जो है एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बोला गया है। दोनों को मिला के 2 ट्रिलियन के बारे में, 2 ट्रिलियन वैल्यू की बूस्टिंग के बारे में बोला गया है एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री में। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को। चलिए, तो ये थी कुछ जानकारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में। आप इसको जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल में सर्च करके। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है एक ओवरव्यू आपको देना चाहता था, तो मैंने आपको इतना प्रोवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, trade benefits the factors specific to the export sector of each country but hurts the factors specific to import competing sectors with ambiguous effect on mobile factor। तो क्या है दोस्तों, ये क्या होगा इसका? देखिए सारी चीजें आप पढ़िए और आंसर कीजिएगा सोच समझ के। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है। यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल shows that when a country opens to free trade, real rents in the export industry rise and real rents in the import competing industry fall, and real wages in both industries, यहाँ पे देखिए रियल वेजेस इन बोथ इंडस्ट्रीज में राइज और फॉल। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल says that an increase in price of a good increases the rent of a specific factor in that industry। तो कहीं भी अगर इंक्रीज होता है प्राइस ऑफ गुड्स में जो है, जब इंक्रीज होता है तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, स्पेसिफिक फैक्टर इन की इंडस्ट्री की जो रेंट है, रेंट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो वो रेंट प्रोवाइड करता है किसी भी लैंड में प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट जो है राइज होती है, रेंट जो है राइज हो जाता है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के केस में। ठीक है, ओनर ऑफ द फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री गेन फ्रॉम ट्रेड। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक फैक्टर जो है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर से एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड। तो जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो गेन करता है स्पेसिफिक फैक्टर, जिसके पास जो है कुछ स्पेसिफिक फैक्टर है किसी एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने में, जिससे जो है वो बहुत ही जो है कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो वो कंट्री जब एक्सपोर्ट करेगा दूसरे कंट्रीज को, वो इंडस्ट्री जब एक्सपोर्ट करेगा दूसरे इंडस्ट्रीज को दूसरे कंट्री में, तो वो वहाँ से जो है गेन पाएगा। ठीक है, गेन फ्रॉम ट्रेड, ही गेन्स फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है दोस्तों, सो यही पॉइंट वहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एंड ओनर ऑफ द फैक्टर स्पेसिफिक टू इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज सफर। जो इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो सफर करेगा। तो इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री सफर करेगी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो गेन करेगी ट्रेड से, इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए ट्रेड बेनिफिट्स द फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ ईच कंट्री बट हर्ट्स द, यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे देखिए हर्ट्स द फैक्टर स्पेसिफिक टू import competing sector with ambiguous effect on mobile factor। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये समझ में आया? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके आप समझने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डज इमेजराइजिंग ग्रोथ आर्ग्यू। इमेजराइजिंग ग्रोथ के बारे में आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ये किसने दी थी इमेजराइजिंग ग्रोथ? बताइए जरा, इमेजराइजिंग ग्रोथ की डेफिनेशन किसने दी थी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जगदीश भगवती। ठीक है, जगदीश भगवती के द्वारा ये दी गई थी, पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ बाय पुअर नेशन would worsen their terms of trade so much that they would be worsen off than if they had not grown at all। क्या ये सही है? एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ बाय रिच नेशन, एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ बाय पुअर नेशन, क्या है इसका सही आंसर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इमेजराइजिंग ग्रोथ के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है। इमेजराइजिंग ग्रोथ इज द theoretical situation where economic growth could result in a country being worsen off than before। यहाँ पे देखिए दोस्तों, worsen off than before the growth, it occurs when economic activity increases, they may be reflected in greater imports of labor, capital, land, or any other sources which have an opportunity cost। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए दोस्तों, ये ये टर्म जो है जगदीश भगवती के द्वारा कब दी गई थी, यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए मैंने, जगदीश भगवती ने 1958 में ये कॉन्सेप्ट जो है प्रपोज किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सो इमेजराइजिंग ग्रोथ कब होता है, जब कोई भी पुअर कंट्री जो है एक्सपोर्ट बायस्ड हो और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे रिलाय करती हो, बट जो है वो क्वांटिटी की जगह जो है क्वालिटी को, क्वांटिटी में जब वो एक्सपोर्ट करना ज़्यादा चाहती है, लेकिन वो जिस जिस टाइम ट्रेड नहीं कर रही होती दूसरे कंट्रीज के साथ, तो उस टाइम उसकी इकोनॉमी बढ़िया होती है। आफ्टर ट्रेड जो है उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा ओशन हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? इट कुड रिजल्ट इन ए कंट्री बीइंग ओशन ऑफ देन बिफोर द ग्रोथ। इट अकर्स व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीजेस। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, स्टॉक, जब जो है उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है एक्सपोर्ट रिलायबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर निर्भर कर रही होगी हमारी पुअर कंट्री की जो इकोनॉमी है, तो वहाँ पे अगर ये सारी प्रॉब्लम, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ग्रेटर इनपुट्स ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, इन सारी चीज़ों की कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बड़े स्केल में होने लगेगी, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल्स, दिस कैन हैपन इफ ग्रोथ इज हैवीली एक्सपोर्ट बायस। टर्म्स ऑफ ट्रेड कब फॉल होगी, जब किसी कंट्री की जब ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट बायस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो किसी कंट्री की, तब उसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं एक्सपोर्ट बाय बेस्ड होने के कारण, वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई हमारी जो इंपोर्ट, हमारी हमारी कंट्री के साथ जिस कंट्री का ट्रेड रिलेशन है, वो कंट्री मान लीजिए इंपोर्ट टैरिफ लगा देती है अपने कंट्री में, तो क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है धीरे धीरे फॉल होने लगेगा, ठीक है। रियल आउटपुट डिक्रीज, जब हमारी रियल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, रियल आउटपुट क्या है? जब दूसरी कंट्री हमारे गुड्स पर इंपोर्ट टैरिफ लगा देगी, तो जो है हमारी रियल आउटपुट जो है, वहाँ आउटपुट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे। दिस कैन हैपन इफ द टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेक्स पीपल मोर मिजरेबल। सो किन वजहों से ये जो है रियल आउटपुट डिक्रीज होगी? If a technological improvement or an increase in the availability of factors of production makes people more miserable। जब कोई टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी, हमारे हमारे गुड्स का जो है किसी कंट्री में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स बनने लगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ की टेक्नोलॉजी से जब इम्प्रूव हो जाएगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें इमेजराइजिंग ग्रोथ का सामना करना पड़ सकता है। तो यही चीज़ जो है जगदीश भगवती अपने कॉन्सेप्ट में हमें समझाना चाहते थे। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ ग्रोथ बाय पुअर नेशन वुड worsen their terms of trade so much that they would be worse off than before, ठीक है। तो ग्रोथ करने से पहले वो जिस कंडीशन में थी, उससे भी ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब हो सकती है अगर जो है एक्सपोर्ट बायर्स ट्रेड करने लगे कोई भी पुअर नेशन, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following postulates the gravity model correctly। ग्रेविटी मॉडल, देखिए दोस्तों, ये आपने किसी बुक में भी नहीं पढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है नया है थोड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ग्रेविटी मॉडल। ऑप्शन आप पहले देख लीजिए। द स्मॉलर एंड द क्लोजर द टू कंट्रीज आर, द स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन देम इज एक्सपेक्टेड टू बी। The larger and the closer the two countries are, the larger the volume of trade between them is expected to be. The larger and the closer the two countries are, the smaller the volume of trade between them is expected to be. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम ऑप्शन की तरफ आएंगे। The gravity model of international trade predicts that the gravity model of international trade predicts that flow of goods between two locations is positively related to their size एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहीं से देखिए दोस्तों हमें ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ होना चाहिए। देखिए लोकेशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द साइज, मतलब जितनी बड़ी कंट्री होगी उतनी ज्यादा जो है गुड्स की फ्लो, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड उतना ज्यादा होगा उस कंट्री, उन दोनों कंट्रीज में। एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और नेगेटिवली रिलेटेड जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो कंट्री में उतनी कम ट्रेड होगी उन दोनों कंट्रीज में। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी कम ट्रेड होगी, और साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा ट्रेड होगी। तो डिस्टेंस जब कम होगा तो ट्रेड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज यहाँ पे द लार्जर एंड द क्लोजर द टू कंट्रीज आर, द स्मॉलर द वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। द लार्जर एंड द क्लोजर द टू कंट्रीज आर, द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन देम इज एक्सपेक्टेड टू बी। यही ग्रेविटी मॉडल जो है यही समझाना चाहता है। ग्रेविटी मॉडल का मतलब यही है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी ग्रेविटी ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। ठीक है, सो तो ये ज्यादा जितना बड़ा कंट्री का साइज होगा उतना ज्यादा जो है दो कंट्रीज में ट्रेड होगी, और जितने क्लोज होंगे एक दूसरे के दो कंट्रीज उतनी ज्यादा उन दोनों में ट्रेड भी होगी। सो यही ग्रेविटी मॉडल जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉमिनल टैरिफ रेट टी on consumer of final commodity on, con- on consumption of final commodity is 10%, the ratio of cost of imported input to the price of the final commodity in the absence of tariff AI is 0.8, and the nominal tariff rate on the imported input is TI equals to 0, then find the rate of effective tariff। देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ टैरिफ का जो है फॉर्मूला होता है, ये इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ को जी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी माइनस ए आई टी आई डिवाइडेड बाय 1 - ए आई होता है। ठीक है, तो इसी को हम पुट करके इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ जो है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए टी कितना दिया गया है, यहाँ पे टी जो है यहाँ पे 10% दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे 10 माइनस कितना हो जाएगा, 10 माइनस ए आई कितना है यहाँ पे 0.8 दिया गया है, तो 0.8 करेंगे इसको, 0.8 इस ये आ गया। और हमारा जो है टी आई क्या है, ये नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट कितना दिया गया है, 0 है, तो इसको 0 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 - ए आई कितना है 0.8। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 माइनस ये 0 हो गया, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा 0.8 0 हो जाएगा, सो 10 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 - 0.2 0.8 1 - 0.8 इक्वल्स टू 0.2। तो ये इसका कितना आंसर आएगा, ये 100 बाय कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 50। सो
यहाँ पे देखिए दोस्तों 50% जो है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? ये वो रेट ऑफ प्रोटेक्शन है जिससे कि हमारी जो है इंटरनेशनल ट्रेड में हम इंपोर्ट्स में जितना भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं, वो कितने परसेंटेज में लगाएं ताकि हमारी जो है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन हमारी कंट्री को मिले। कितनी प्रोटेक्शन हम अपनी कंट्री को देना चाहते हैं फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर गुड। ठीक, सो दैट इज रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये उसका फॉर्मूला था। आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर? नॉन टैरिफ बैरियर के पार्ट कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कौन से टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इसके कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर है देखिए। यहाँ पे जो है इंपोर्ट कोटा, वॉल्यूंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है नॉन टैरिफ बैरियर होंगे। और ये जो दो हैं ये आपके टैरिफ बैरियर के अंदर आते हैं। कंपाउंड टैरिफ क्या होता है? कंपाउंड टैरिफ का मतलब ये आपके जो है दोनों स्पेसिफिक अमाउंट और जो है वेट दोनों में, वैल्यू और वेट दोनों में लगता है कंपाउंड टैरिफ। एड टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों को मिलाने से आपका कंपाउंड टैरिफ बनता है। एड टैरिफ क्या है? जब आपके वैल्यू में किसी भी गुड्स जो भी आउटपुट होते हैं उनके वैल्यू में जब टैरिफ लगाई जाती है, दैट इज एड टैरिफ। ठीक है। और जब किसी भी गुड्स पर्टिकुलर आउटपुट के अमाउंट में जब टैरिफ लगाई जाएगी, दैट इज स्पेसिफिक टैरिफ। तो दोनों को मिलाने से हमारा कंपाउंड टैरिफ बनता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछा है। तो ए बी सी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आंसर में है थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे देखिए मैंने टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांजिट ड्यूटीज, स्पेसिफिक ड्यूटीज, एडवोल्ड्रम टैरिफ, एडवोल्ड्रम ड्यूटीज, और ये कंपाउंड ड्यूटीज, ये टैरिफ बैरियर्स के अंदर आते हैं। इंपोर्ट कोटास, वॉलेंटरी एक्सचेंज रेस्ट्रेंट, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, प्राइस कंट्रोल एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो है नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कैटेगराइजेशन मैंने कर दी है आपको इजी हो समझने में, इसलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन मार्शल लर्नर कंडीशंस के बारे में है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट मार्शल लर्नर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट है, हमें वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये डिवैल्यूएशन के बारे में है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी आप पढ़ते हो, जिसके अंदर जो है हम बीओपी को करेक्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का यूज करते हैं, और एक भी है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के अंदर आता है मार्शल लर्नर कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन, डिवैल्यूएशन विल improve द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ द sum of price elasticities of demand for exports and imports is absolute term is greater than 1। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो है क्या होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का सम जो है जब ग्रेटर देन 1 होता है तो डिवैल्यूएशन इंप्रूव होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, तो इंप्रूव करता है बीओपी करंट अकाउंट को। डिवैल्यूएशन विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इफ द सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इज लेस देन 1। सही बात है, जब भी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट लेस होती है, इन दोनों का सम जब लेस होता है 1 से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर वो सम जो है ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। जब भी यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस
इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट जब ग्रेटर देन 1 होगी तो बीओपी जो है इम्प्रूव होगी, ठीक है, बीओपी डेफिसिट जो है इम्प्रूव होगी, दिस विल इम्प्रूव, बीओपी डेफिसिट इम्प्रूव, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट लेस देन 1 होगी तो बीओपी डेफिसिट जो है इंक्रीज होगी, ठीक है, बीओपी डेफिसिट इंक्रीज होगी, डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगी। और जब भी कभी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट 0 के इक्वल होगी, ठीक है, सॉरी इक्वल 1 के इक्वल होगी तो बीओपी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, बीओपी में कोई इम्प्रूवमेंट या मतलब कोई भी इफेक्ट उसमें देखने को नहीं मिलेगा, देयर इज नो इफेक्ट, डिवैल्यूएशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन if the sum of the price elasticity of demand for export and import is equal to 1। सो ए बी सी जो है आपके सही आंसर होंगे दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखिए मार्शल अंडर कंडीशन स्टेट्स दैट devaluation will improve the balance of payment of a country if the sum of elasticity of demand for a country exports and of its demand for countries import greater than 1। तो वहाँ पे क्या होती है, ये बीओपी डेफिसिट को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे देखिए इफ elasticity of export plus elasticity of import is less than 1 then the devaluation will disturb the balance of payment position। यहाँ पे देखिए वही सब चीजें मैंने मेंशन किया है, सब वही चीजें ही लिखी गई हैं जो मैंने आपको इंडिकेट करके ये सिम्बलाइज करके ये सारी चीजें जो बताई। If the sum of the elasticity of demand for export and imports is greater than unity, devaluation improve the balance of payment and reduce deficit। बीओपी डेफिसिट को रिड्यूस करेगा जब दोनों का सम जो है ग्रेटर देन 1 हो। And if the sum of the elasticity coefficient is equal to unity, devaluation will leave the balance of trade and payments unchanged। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब वो 1 के इक्वल होगा, और जब दोनों का सम जो है लेस देन 1 होगा तो वहाँ पे डिवैल्यूएशन कैन कैन वर्सन द बीओपी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वर्सन बना सकता है, इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे देखिए इंक्रीज द डेफिसिट व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज लेस देन 1, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, लिख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, डी था, ठीक है दोस्तों। 8th क्वेश्चन, मैच लिस्ट आई लिस्ट डबल आई, ठीक है। देखिए यहाँ पे माजलर पैराडॉक्स के बारे में बोला है। माजलर पैराडॉक्स क्या कहता है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ये वायलेशन है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम का। माजलर पैराडॉक्स क्या कहता है, जब भी दो कंट्री में ट्रेड होती है तो देखिए जब किसी भी दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड फेवर द अबंडेंट फैक्टर, बोलता है कौन, जब फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होगी दो कंट्री के बीच में तो वो फेवर करेगा इसको, जो एबंडेंट फैक्टर होती है, जिस भी कंट्री में एबंडेंट फैक्टर से जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसको फेवर करेगी बोल के स्टॉल्पर-सैमुअल्सन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। सो उसी की वायलेशन जो है वो मैजलर पैराडॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, आफ्टर इम्पोजिंग टैरिफ इन द फ्री इंटरनेशनल ट्रेड the goods which have abundant factor to be produced and exported is less favored। ये कौन बोलता है, ये स्टॉल्पर-सैमुअल्सन जो है, जब टैरिफ इम्पोज होने के बाद जो है जो एबंडेंट फैक्टर होती है वो जो है उसको फेवर नहीं करती, ठीक है। मान लीजिए दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री पे टैरिफ लगा देती है, किस चीज़ पर, अबंडेंट फैक्टर पर। तो क्या होगा, वो उस कंट्री के लिए अनफेवरेबल होगा कि नहीं, दूसरे कंट्री के लिए अनफेवरेबल होगा। तो वही जो है स्टॉल्पर-सैमुअल्सन के थ्योरम में बोला गया। लेकिन मैजलर पैराडॉक्स में क्या बोलता है,
द कंट्री व्हिच इज abundant फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड विल फेवर आफ्टर इम्पोजिंग टैरिफ, बोलता है कौन, मैस्लर पैराडॉक्स। इसको अपोज करता है वायलेशन ऑफ स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम, जो है वो मैस्लर पैराडॉक्स है। ठीक है, सो ए को आप जो है आई से जब मैच कर दोगे तो आपका आंसर यहीं से आ जाता है दोस्तों। एक को आप किसी को मैच कर देते हो, या फिर आप डी से भी बना सकते थे। जे कब, देखिए हमने पढ़ा है कि नेशंस ट्रेड बैलेंस में एक्चुअली वर्सन सून आफ्टर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। सो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बाद जो है जे का पहले जो है डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, वर्सन दिखाता है वहाँ पे। यहाँ पे जे कब के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जे कब में क्या होता है, इस तरीके से जे कब बनता है। तो वो पहले डाउन जाता है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो पहले पहले जब डिवैल्यूएशन आता है तो बीओपी डेफिसिट जो है नहीं सुधरती उस टाइम, पहले पहले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे डिवैल्यूएशन होने के बाद जब करेंसी की वैल्यू, हमारी जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट पे क्या होती है, चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। सो एक्सपोर्ट बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारी बीओपी इंप्रूव होती है, लेकिन उससे पहले वो जे शेप में ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, सो जे कर्व जो है नेशनल ट्रेड बैलेंस में एक्चुअली वर्सन सून आफ्टर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। सो डी को भी आप आई से, डबल आई, आईवी से भी मैच करके जो है आप इसको सही कर सकते थे। ठीक है, सो थर्ड इज योर राइट आंसर। डच डिजीज क्या है यहाँ पे, लॉस ऑफ रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस इन इट्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, एंड ये क्या है, विसेड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, exporters may be reluctant to increase prices by the full amount of the dollar depreciation। so जितना डॉलर डेप्रिसिएट करेगा उसके अमाउंट के, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से अपने गुड्स के प्राइस को इंक्रीज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि जब ये गुड्स के प्राइस को उस डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे तो एक्सपोर्ट इनका जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगा। सो दैट इज बिसेड इफेक्ट। वो एक्सपोर्ट की प्राइसेस, एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइसेस को इंक्रीज करने से झिझकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बिचर इफेक्ट। इसी तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ यहीं से देखिए रिपीट भी होते हैं पीवाईक्यूज, और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो कि आपको बुक्स पढ़ने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं मिलेंगे। इसीलिए पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़दीक आने पर। ठीक है, सो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन बन के आ रही हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंकटेड। अंकटेड क्या है, मुझे फुल फॉर्म कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप बताओगे ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हो और समझ रहे हो चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, विपो क्या है, विपो जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सो ये ये कब आया था, इसका हमको क्रोनोलॉजी सेट करना है। ठीक है, कौन ओल्डेस्ट से लेके न्यूएस्ट तक, क्या बोला है यहाँ पे, एज पर देयर ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया था, वर्ल्ड बैंक कब आया था ये, 1944 को। ठीक है, 1944 में वर्ल्ड बैंक आया था। देन आया था हमारा अंकटेड 1964 में।
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का फुल फॉर्म है, ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब आया था? 1966 को। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये क्या था, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, अगर ये नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में भूल जाइए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ये गैट था, GATT। उसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है दोस्तों। ये 1994 में रिप्लेस हुआ था, किस राउंड के तहत? उरुग्वे राउंड के तहत जो है गैट WTO में कन्वर्ट हुआ था, और वो 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। वीपो कब आया था? ये आपका आया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका 1967 में आया था, ठीक, 1967, ठीक है। सो अब क्रोनोलॉजी सेट कीजिए। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक आएगा, बी, देन अंकेड आएगा, 1964 में आया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका सही बता रहा है, डी और सी में ही आपको पता चल जा रहा है कि 1944 के बाद 1964। देन बी आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966। देन आपका विपो आएगा 1967 में, एंड देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में आएगा 1995 में। सो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप सर्च करके, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें हैं, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। World Intellectual Property Organization is the United Nations specialized agency that promotes intellectual property protection and encourages creative activities. WIPO is a global forum for IP policies, intellectual property policies, and services, information and cooperation. So जो क्रिएटिविटी हम करते हैं, जो भी क्रिएटिविटी हम किसी भी सेक्टर में करते हैं, सो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल लेवल में जो है इनोवेटिव चीज़ों को, इन्वेंशंस को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उसकी कॉपीराइट ना हो, ठीक है। तो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल में, ठीक है दोस्तों। ये कब क्रिएटेड हुआ था, देखिए यहाँ पे कितने इनके मेंबर स्टेट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके सारी चीज़ें डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके के कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, PYQ सॉल्व करते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपको, तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके economicshelp.org में आप जो है उस लिंक के साइट पे विजिट करके जो है इन सारी चीज़ों की कंटेंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ, की पॉइंट्स के साथ जो है आपको मिलेगी उस साइट में जाके, ठीक है। तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके उस लिंक पे जरूर विजिट करना, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू।